आओ बच्चे, आज हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर। प्रॉब्लम का अप्रोच देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, स्वतंत्र घटना पर। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जहां ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटना है। तो आज हम लोग जो भी हिसाब बनाएंगे मैक्सिमम हिसाब इसी थ्योरी पर बनेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बताया भी थे पिछले क्लास में कि घटनाएं अगर स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उसका इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। क्लियर है? तो आज हम लोग इसी फॉर्मूला पर काम करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर हम लोग प्रॉब्लम सब बनाएंगे। क्लियर है? तो आइए सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। पहला प्रॉब्लम है प्रूव दैट, साबित कीजिए कि व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो सिक्का उछाला जाता है। क्लियर है? तो जब ये दो सिक्का उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? यस हमारा क्या हो जाएगा? सिक्का दो जब भी उछालेंगे तो यस हमारा हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यानी 1 2 3 4, यानी एनएस हमारा हो जाएगा 4। सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया? 4। एनएस इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। जब दो सिक्का उछाला जाता है, वही करा क्वेश्चन। प्रूव दैट व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल ऑन वन, यानी पहला पर टेल आना, पहला घटना कह रहा है कि पहला पर टेल आना, एंड द इवेंट, और दूसरा घटना कह रहा है ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड ऑन अदर, और दूसरे पर हेड आना। पहला घटना कह रहा है कि पहले सिक्का पर टेल आना, और दूसरा घटना कह रहा है दूसरे सिक्के पर हेड आना। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसको प्रूफ कीजिए। क्लियर हो गया? तो पहला घटना को हम अगर ए मान ले तो ए घटना हमारा क्या है? क्लियर है? पहला सिक्का पर टेल आना, घटना ए हमारा है। तो पहला पर टेल आएगा, जैसे पहला पर टेल आ गया तो दूसरा पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्योंकि कंडीशन पहला पर है तो हो जाएगा टी एच, या नहीं तो टी टी। तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। कंडीशन है कि पहला पर टेल आना, दूसरा पर क्या है उसका मतलब नहीं है। तो पहला पर टेल आएगा तो सिक्का दो हम लोग सिक्का को हम लोग 2 बार उछालते हैं, तो पहला पर टेल आएगा तो दूसरा पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्योंकि पहला पर तो टेल रखना है, तो दूसरा पर या तो हेड या नहीं तो टेल। तो इस प्रकार से हम लोग का यन ए बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 2 हो गया। और इस प्रकार से पी ए निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तुम लोग जानते हो नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 2/4 यानी 1/2 हो गया। क्लियर है? अब जरा इससे आगे बढ़ो। घटना बी कह रहा है, दूसरा घटना कह रहा है अदर पर, यानी दूसरे पर हेड आना। तो दूसरा पर हेड आएगा तो पहला पर क्या आएगा? या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। यानी ऐसे टी एच और एच एच, यही हमारा घटना बी हो जाएगा। ओके, देखो दूसरा पर हेड आना, तो हेड दूसरा पर आया तो पहला पर या तो टेल आया होगा, हेड दूसरा पर आया या तो पहला पर हेड आया होगा। क्योंकि दूसरा पर हेड आना तो पहला पर या तो टेल आएगा या हेड आएगा, इसलिए टी एच और एच एच हमने लिया है। और इस प्रकार से नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हमारा यहां भी 2 हो जाएगा, बी में सदस्यों की संख्या। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया 2/4, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो वो जानते ही हो प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से हो गया 1/2। क्लियर है? अब आओ एंड ए इंटरसेक्शन बी, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बोलते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। तो ए और बी दोनों घटना में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? देखो टी एच इसमें भी है, टी एच इसमें भी है, तो टी एच एगो हो गया। और कोई है? देखो तो टी टी है इसमें, एच है, और कोई नहीं, यानी एक ही एलिमेंट कॉमन हो गया। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा कितना हो गया? 1, यानी 1 हुआ।
दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी निकल गया, तब इसका प्रोबेबिलिटी में वो निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है नंबर ऑफ घटना बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 1/4। क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ नाउ, अब हम लोग पी ए इंटू पीबी जरा निकाले, यानी दोनों घटना को जरा गुना करें, पीए और पीबी को। तो पीए और पीबी निकालेंगे तो पीए हमारा है 1/2 इंटू पीबी भी हमारा है 1/2, तो कितना हो गया 1/4। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीए इंटू पीबी जो है वो पीए इंटरसेक्शन बी के बराबर है कि नहीं है, यानी क्लियरली स्पष्ट हो गया कि पीए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी के बराबर है। तो ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं, पीए इंटरसेक्शन बी हमारा देखो ना 1/4 है, और पीए इंटू पीबी जो निकाले ये भी क्या निकला 1/4। तो इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो ऊपर लिखे हैं पीए इंटरसेक्शन बी बराबर पीए इंटू पीबी। क्लियर है, पीए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पीए इंटू पीबी, इस नियम का पालन कर लिया। इसका मतलब है कि ए और बी कैसा घटना हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो पीए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस नियम का पालन किया, हम लोग कह सकते हैं कि हेंस अतः ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि यह ए और बी जो घटना है वह इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी स्वतंत्र घटना है, क्योंकि पीए इंटरसेक्शन बी जो है सो पीए इंटू पीबी के बराबर है। क्लियर हो गया होगा, तो ये हमारा पहला हिसाब था। क्लियर है, अगर इससे और आगे हम लोग बढ़े, और इसको मिटा देता हूं। अब आइए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखें। दूसरा प्रॉब्लम फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सच दैट, जैसा कि दिया हुआ है पी ए डैश इज इक्वल टू 0.65 और दिया हुआ है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.65 और पीबी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड पी, तो पी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये 3 चीज दिया हुआ है तो कह रहा है कि फाइंड पी, पी निकालिए। क्लियर है, तो आइए सॉल्यूशन। कह रहा है कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले बताओ पीए डैश दिया हुआ है तो लोग पीए निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि पीए प्लस पीए डैश इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में ही कि कोई घटना का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के प्रोबेबिलिटी का जोड़ एडिशन 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग को पीए मालूम हो जाएगा, पीए इज इक्वल टू 1 माइनस पीए डैश, और इस प्रकार से 1 माइनस पीए डैश दिया हुआ है 0.65, इस प्रकार से हो गया 0.35। ये हमारा पीए निकल गया। क्लियर है, उसके बाद नाउ अब लगा दो 11th में जो हम लोग पढ़े थे फार्मूला, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, याद करो, उसी का यूज है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा फार्मूला हम लोग पढ़े थे 11th में। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम पहला क्लास में रिवीजन भी करवाए थे। तो इस प्रकार से पीए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.65। देखो बढ़िया से, पीए हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 0.35 प्लस पीबी इक्वल टू पी दिया हुआ है, अब माइनस, चूंकि ए और बी कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटना है, तो इंटरसेक्शन वही गुना में पीए इंटू पीबी में बदल जाएगा। आज का क्लास इसी पर हम ले रहे हैं। फिर से वाली देता हूं फार्मूला,
कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। कब? जब घटना इंडिपेंडेंट हो तब। आज इसी पर हम लोग का काम हो रहा है। क्लियर है? जब घटनाएं स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इंटरसेक्शन जो है सो गुना में बदल जाता है। तो यहां भी पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के बराबर। और इस प्रकार से 0.65 इजिकल टू 0.35 प्लस पी माइनस पी ए हमारा निकाले हुए हैं 0.35 इंटू और पी भी हमारा पी है। इस प्रकार से एक इक्वेशन पी में हम बना दिए। अब इसको पी को एक जगह कर लेंगे, 1 माइनस 0.35 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हल कर लोगे तो यहां से तुम लोग को पी का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना काम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, इतना भी काम करोगे तो हिसाब एक बार फिर से रिवीजन तुमको हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए यहां से अब पी का मान निकालेंगे, यही निकालना था हम लोग। क्लियर है? यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रॉब्लम पर चलते हैं, तीसरा पर। और ये तीसरा प्रॉब्लम देखो क्या करा है बराई। अच्छा प्रॉब्लम है तीसरा प्रॉब्लम करा है। ए बैग कंटेन्स, एक ठो बैग रखे हुआ है 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 3 ठो रेड और 5 ठो ब्लैक बॉल। यानी एगो बैग है जिसमें 3 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है एक बैग में। आगे बढ़िए। एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, और दूसरा बैग जो है उसमें 6 रेड है और 4 जो है सो ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग में 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक बैग से एक एक गेंद खींचा जाता है। पहला बैग से भी एक गेंद खींचते हैं। तो क्वेश्चन जितना अच्छा से समझोगे तभी तुम्हारा सोल्यूशन उतना अच्छा होगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं। पहला बैग से भी एक गेंद खींचते हैं और दूसरा बैग से भी हम लोग क्या करते हैं, एक गेंद खींच रहे हैं। क्लियर है? ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि यह दोनों बैग जो दोनों गेंद जो होगा वो रेड होगा, बोथ रेड होगा। यानी पहला से भी रेड खिंचाएगा और दूसरा से रेड खिंचाएगा। तो ये बताओ, अगर घटना ए हम मान ले पहला से रेड खींचना और घटना बी मान ले दूसरा से रेड खींचना, तो दोनों रेड के लिए एंड यानी इंटरसेक्शन में यूज करेंगे। तुम लोग पढ़ा भी है, एंड माने इंटरसेक्शन और माने यूनियन होता था। तो हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, पी इंटरसेक्शन बी। लेकिन पहले पी ए पी पता होगा तब ना पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो आओ यहां पर दो घटना मान लेते हैं। लेट ए मान लेते हैं एन इवेंट to draw a red ball from first bag, घटना ए मान लिया एन इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहला बैग से वो लाल गेंद निकालना। घटना बी मान लेते हैं एन इवेंट टू ड्रॉ ए फिर रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, दूसरा बैग से एक लाल गेंद निकालना। घटना बी हमारा हो गया। क्लियर है? तो आओ देन पी ए इज इक्वल टू ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। घटना क्या है, पहला बैग से लाल गेंद निकालना। पहला बैग में लाल कितना है, 3 है। तो इसी 3 में से कोई एक निकलेगा तो 3C1, इसी 3 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, चुनाएगा, तभी ना हमको रेड निकलेगा। इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज किए हैं 3C1। अब नंबर ऑफ घटना हो गया बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना जाएगा, 5 और 3 8। इस 8 में से तो कोई भी आ सकता था, तो 8C1। क्लियर है? ये नंबर ऑफ घटना है, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हमको रेड गेंद निकालना था, तो रेड 3 ठो है, तो 3C1। और सैंपल स्पेस तो क्या है, हम पढ़े हुए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
कोई भी काम में जितना भी चीज हो सकता है सभी संभव चीज को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ 5 3 8 टोटल गेंद है, 8 में से कोई खिंचा सकता है, तो 8C1। और इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से इसका मान निकालोगे 3C1 का तो 3 निकलेगा और 8C1 का मान 8 हो जाएगा। तो हमारा PA हो गया 3/8। इसी प्रकार से हम PB निकालने जा रहे हैं। PB इज इक्वल टू, घटना B क्या है कि दूसरा बैग से हम लोग को रेड गेंद निकालना, तो दूसरा बैग में रेड कितना है 6 है, तो 6C1 अब बाई टोटल गेंद कितना है 6 4 10, 10 में से कोई निकलेगा तो 10C1 नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है। और इस प्रकार से हो गया 6/10। तुम वैल्यू निकालोगे 61 का तो 6 निकलेगा और 10C1 का 10 निकलेगा, तो PA निकल गया। तो नाउ हम लोग को निकालना क्या है, बोथ रेड आ गए, दोनों रेड आ गए, यानी पहला से भी रेड एंड दूसरे से भी रेड, यानी हम लोग को PA इंटरसेक्शन B निकालना है। और यह दोनों घटना स्वतंत्र है, डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट है। तो PA इंटरसेक्शन B लिख ही चुके हैं ऊपर में, बराबर क्या होता है PA इंटू PB के बराबर होता है। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। और इस प्रकार से हम लोग का बोथ रेड आ गया, यानी पहला से भी रेड एंड दूसरे से भी रेड, यही हमारा A और B घटना था। तो PA हमारा हो गया 3/8 इंटू और PB हमारा हो गया 6/10। क्लियर है। इसको 2 से 5 हो जाएगा और इस प्रकार से हो गया 9/40। यही प्रोबेबिलिटी निकल गया, बोथ रेड आएगा। समझ में आया, दोनों रेड आएगा, तो यही हो गया। इसी रहता कि बोथ ब्लैक, इसके अगला क्वेश्चन उसमें डाला ही गया है कि बोथ ब्लैक आवे, ये तुम लोग बनाना। क्लियर है, बोथ ब्लैक आवे इसमें लिखा गया। पहला क्वेश्चन बनाया है 3 का पहला, दूसरा में दिए हुए हैं बोथ ब्लैक। तो ब्लैक के लिए तुम लोग कैसे बनाओगे, यहाँ पर ऐसे मान लेता है, एक घटना मान लेता है इवेंट टू ड्रॉ ए ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, और घटना B मान लेता है इवेंट टू ड्रॉ ए ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। पहला से ब्लैक है ना, दूसरा ब्लैक। और यहाँ PA हमारा जाता है ब्लैक, तो ब्लैक कितना था 5, तो यहाँ 5C1 अब बाई 8C1 होता है, यानी 5/8 हो जाता है। PB हो जाता है, यहाँ 4 ब्लैक है तो 4C1 अब बाई 10C1 यानी 4/10 हो जाता है। तो PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB दोनों को गुना कर देते तो वो निकल जाता। तो ब्लैक वाला तुम लोग हिसाब खुद अब बना लोगे, हमको ऐसा पूरा उम्मीद है। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलो उससे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा प्रॉब्लम पर आवे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम चौथा भी है। ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% केसेस। ए जो है सो 60% केस में ट्रूथ बोलता है, सही बोलता है, यानी 60% सही बोलता है। क्लियर है। एंड बी इन 70%, और बी जो है सो 70% सही बोलता है। क्लियर है। ए जो है सो 60% सही बोलता है और बी जो है सो 70% सही बोलता है। पहले देखो, पहले मतलब घटना मान लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं एन इवेंट टू स्पीकिंग, एन इवेंट टू ए स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ, एन इवेंट टू ए स्पीकिंग ट्रूथ को घटना ए मान लिए, और घटना बी मान लेते हैं एन इवेंट टू बी स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ। घटना ए मान लिए ए को सही बोलना, और बी मान लिए बी को सही बोलना। क्लियर है। तो यहां से आओ, PA इज इक्वल टू, देन PA इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कह रहा है ए जो है 60% सही बोलता है, 60%, तो परसेंट में सैंपल स्पेस 100 को बोलते हैं। क्लियर है। तो 60% मतलब हो गया 60/100, यानी हो गया 6/10, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/5 हो जाएगा।
2 से 3 5 हो गया, 3/5 यानी ए को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3/5। अब जरा ध्यान दो, अब हम लोग बी निकालते हैं, पीबी यानी बी को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ बोलने का कितना का है 70% यानी 70% हो जाएगा 70/100 यानी 7/10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया। परसेंट में सैंपल स्पेस 100 को बोलते हैं, इसलिए बाई 100 लिखे हैं। क्लियर है? तो ए को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ए को झूठ बोलने का कितना हो जाएगा, पीए डैश अगर निकाले तुम लोग जानते हो 1 माइनस पीए यानी 1 माइनस 3/5 यानी हो जाएगा 2/5। क्लियर है? क्योंकि पीए प्लस पीए डैश इक्वल टू 1 होता है, तो पीए डैश इक्वल टू 1 माइनस पीए कर दिए तो 3/5 तो 2/5। या डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 60% कोई सही बोलेगा तो झूठ कितना बोलेगा 40%, तो 40/100 भी करते तो 2/5 ही ना आता जी। क्लियर है? इसी प्रकार से बी को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी बी डैश इसको बोलेंगे तो 1 माइनस 7/10 यानी हो जाएगा 3/10। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलना। ये हो गया ए को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी, ए को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। यह हो गया बी को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी और बी को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। वैसे भी निकाल 70% कोई सही बोलेगा तो झूठ कितना बोलेगा 30%, तो 30/100 भी करते तो यही आ जाता 3/10 आ जाता। जैसे भी तुम निकालो तुम्हारे पर डिपेंड है। तो ए का सही और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, बी को सही और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आगे पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो करा किसी सेम फैक्ट पर दोनों सहमत हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी फॉर एग्री निकालना है, सहमति होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्लियर है? कि दोनों किसी पर बात पर सहमति हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्लियर है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर एग्री। एग्री मतलब होता है सहमति, सहमति का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो तुम्हें बताओ सहमति कैसे होता है दो आदमी में? दो आदमी सहमति कब होगा, जब यहो सही बोलेगा और वो सही बोलेगा, दोनों सही बोलेगा तो दोनों में सहमति हो जाएगी। यानी ऐसे पी ए इंटरसेक्शन बी यानी ए भी सही एंड बी भी सही। इंटरसेक्शन माने एंड होता है, बार-बार बोल रहा हूं। यानी ए भी सही बोला एंड बी भी सही बोला, ये वही केस बनेगा। या नहीं तो प्लस सहमति एक और होता है, क्या, चोर चोर मौसेरा भाई। यानी ए भी गलत बोलेगा और बी भी गलत बोलेगा, तो गलतों का सहमत हो जाता है। ये खूब ब्लफ मार रहा है, ये भी खूब ब्लफ मार रहा है, तो दोनों कहेगा हाँ ठीक है। यानी गलती वाला का भी सहमति हो जाता है। और असहमति तो तब होता है जब एगो गलत बोले और एगो सही बोले। एगो गलत बोलेगा एगो सही बोलेगा, तो वहां पर कंट्राडिक्शन होगा, असहमति उसको बोलते हैं। लेकिन सहमति तो तब होता है जब या तो दोनों सही बोले या दोनों झूठा होगा। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोला, तो दोनों में खूब सहमति होगा। इसलिए दूसरा केसेस का हो जाएगा ऐसे, पी ए भी झूठ बोले ए डैश एंड बी डैश यानी बी भी झूठ बोले। ए भी झूठ बोला एंड बी भी झूठ बोला, तो सहमति तैयो बनेगा। तो सहमति होने का यही दो केस है। क्लियर हो गया? और उसके बाद तो तुम जानते हो फॉर्मूला, तो हम आगे ही बोर्ड पर लिख चुके हैं, शुरू से ही लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन जो है सो मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट में। तो होती हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब इसके बाद पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू, पी ए डैश का मान और पी बी डैश का मान, ये चारों मान हम निकाल दिए हुए हैं। बस यहां पर क्या करना है, पुट कर देना है। पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू, पी ए डैश का वैल्यू, पी बी डैश का वैल्यू, ये चारों वैल्यू पुट कर लेना। पुट करने के बाद बट्टा पर का जोड़ कर लेना, जो आंसर निकले वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना काम तुम खुद कर लेना। क्लियर है? इससे तुमको हिसाब और समझ में आ जाएगी। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। इसमें और हम बात एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, केवल यही रहता प्रोबेबिलिटी फॉर कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो क्या आ जाता है, ए सही बोलता एंड बी डैश हो जाता है, यानी बी झूठ बोलता है। ये वही केस बनता है। एगो केस में क्या आ जाता है, ए झूठ बोलता है ए डैश एंड बी सही बोलता है, यानी बी हो जाता है। क्लियर है? चाहे एग्री का निकाल के जो आंसर निकलेगा उसको एक में से घटा दोगे तो विरोधाभास का भी प्रोबेबिलिटी निकलोगे। कंट्राडिक्शन और एग्री मिलके वन न होता है जी। तो ऐसे भी चाहते तो वही हिसाब बन सकता था। तो ये क्लियर तुम लोग को हो चुका होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलो भाई जरा आगे देखो।
पांचवा हिसाब है। One card is drawn from each of two pack. One card drawn from each of two pack. करा है कि ताश के दो गड्डी में से एक एक कार्ड खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। टू पैक ऑफ कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह दोनों डिफरेंट कलर का होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो ताश का गड्डी है, दो ताश का क्या है? गड्डी है। दोनों गड्डी में से एक एक पत्ती खींचा जाता है। पहला गड्डी में से भी एक पत्ता खींचे और दूसरे गड्डी में से एक पत्ता खींचे, और वह दोनों पत्ता जो होगा, दोनों कार्ड जो होगा, वह डिफरेंट कलर का होगा। तो इसका मतलब है कि यह हिसाब दो केस में बनेगा। क्लियर है? कैसे दो केस में बनेगा? तो ऐसा होगा कि पहला गड्डी से रेड निकलेगा और दूसरा गड्डी से ब्लैक निकलेगा, क्योंकि ताश में दो ही कलर होते हैं, 26 को रेड होते हैं और 26 को ब्लैक होते हैं, हम बता चुके हैं। तो यही हिसाब दो केस में बनेगा। पहला गड्डी से रेड निकालना और दूसरे गड्डी से ब्लैक निकालना, ये केस हुआ। और दूसरा केस में होगा कि पहले से ब्लैक निकालना और दूसरा से रेड निकालना, यह दूसरा केस होगा। दोनों केस को बनाकर ऐड कर देंगे, यही दो केस में हिसाब बनेगा। क्लियर है? तो आइए वो लिख देता हूं पर हेयर टू केस arises। केस फर्स्ट, पहला केस, जरा ध्यान सुनना। पहला केस हो जाएगा कि ए ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट पैक एंड ए बॉल नहीं, ब्लैक कार्ड, सॉरी, ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक एंड ए रेड कार्ड में पत्ती फ्रॉम सेकेंड पैक। यही क्वेश्चन कर रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ टू पैक ऑफ कार्ड्स। हाँ ठीक। तो ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक, यानी पहला पैक से कौन सा कार्ड निकाले? ब्लैक। एंड ए रेड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक, और दूसरे पैक से कौन सा निकाले? रेड कार्ड। समझ में है ना? टू ड्रॉ ए, ऐसे देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू ड्रॉ माने खींचना। टू ड्रॉ ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक एंड ए रेड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक, यानी पहला पैक से ब्लैक निकालना और दूसरा पैक से रेड कार्ड निकालना, रेड पत्ती निकालना। समझना है? तो आओ, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इन दिस केस क्या हो जाएगा? इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? आओ, तो पहला से क्या निकाले? ब्लैक। तो तुम बताओ ताश के गड्ढे में कितने ब्लैक होते हैं? 26। हो जाएगा 26 26 C1। क्लियर है? बाय नंबर ऑफ घटना ही हो गया, अब बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ताश से गड्ढे में पत्ती कितने होते हैं? 52। तो 52 से कोई भी खिंचा सकता है, तो 52 C1। ये हो गया पहला से ब्लैक निकलने का प्रोबेबिलिटी। एंड माने गुना हो गया। दूसरे से कौन सा? रेड निकालना। तो रेड कितना होता है जरा बताओ? रेड भी होता है 26 को। तो दूसरे कार्ड में 26 ठो रेड, तो दूसरे पैक में 26 ठो रेड है, तो उससे एक रेड निकालना, तो 26 C1 अब बाय 52 C1। क्लियर हो गया होगा? यानी पहला गड्डी से एक ब्लैक निकालना। क्लियर है? तो 26 C1 बटे 52 C1, क्योंकि 26 को ब्लैक होता है। और दूसरे गड्डी से, क्लियर है, दूसरे गड्डी से एक रेड निकालना, तो दूसरा गड्डी में भी तो रेड 26 को है, तो 26 C1 बटे 52 C1। इसका मान निकालोगे तो हो जाएगा 26 बटे 52 इंटू 26 बटे 52। 26 दूना 52, 26 दूना यानी 1/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गया पहला से ब्लैक और दूसरा से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से केस 2 हो जाएगा। केस 2 हो जाएगा टू ड्रॉ ए
इस बार ब्लैक लिया था, इस बार रेड लेंगे। टू ड्रॉ ए रेड कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक एंड ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक। यानी पहला गड्डी से लाल निकालना और दूसरे गड्डी से अब ब्लैक निकालना। तो यहां भी प्रोबेबिलिटी इन दिस केस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन दिस केस इज इक्वल टू, फिर वही पहला से लाल तो लाल 26 होता है, तो 26 C1 अब बटे 52 C1 इनटू, एंड दूसरे से ब्लैक निकालना तो 26 C1 अब बटे 52 C1, क्योंकि दूसरे गाड़ी में ही 26 ब्लैक है। और इस प्रकार से 26/52 इंटू 26/52 to 1/4 हो गया। यही दो केस में हिसाब हमारा बना। ये हो गया पहला से ब्लैक दूसरे से रेड आना, ये हो गया पहला से रेड और दूसरे से ब्लैक आना। डिफरेंट कलर का रहा था, इसलिए क्लियर नहीं था कि पहले से कौन कर रहा, इसलिए दो केस में बना है। तो डिफरेंट कलर का रहा था, तो डिफरेंट कलर में क्या हो गया, एक बार पहला से रेड दूसरा से ब्लैक बनाए, और एक बार पहला से ब्लैक एक बार दूसरा से रेड बनाए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये दोनों केस यानी 1/4 अब प्लस 1/4, इस प्रकार से 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। डिफरेंट कलर बोल रहा था, इसलिए इसको दो केस में हम लोग बनाए। अगर सीधे करना कि पहला से ब्लैक आना दूसरा से रेड, तो एक ही केस का हिसाब था जो मेरा पहला केस बनाया है। क्लियर है? और आगे बढ़ो। एक छठा प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, हिसाब है, ए बी और सी को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ए को हम ए मान ले ऐसे करके पी ए, तो पी ए बराबर दिया हुआ है 1/3, पीबी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/7 और पीसी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/8। चलो भाई, तो देखो 1/3 2/7 3/8 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी ए बी और सी का 1/3 2/7 और 3/8 है। तो ए को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी को 2/7 और सी को 3/8। सॉल्व करने का, हल करने का किसी प्रॉब्लम को, तो हल न करने का प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। पी ए डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। क्लियर है? एक लिख देता हूं यहां पर। पी ए डैश कैसे निकालेंगे, पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, और इस प्रकार से 1 माइनस पी ए हमारा 1/3 है, 3 माइनस 1 तो 2/3, यानी 2/3 हो गया सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी ए के द्वारा प्रॉब्लम को। इसी प्रकार से पीबी पता है, तो पीबी डैश हम लोग निकालेंगे क्या करके, 1 माइनस 2/7, तो कितना हो जाएगा 5/7, डायरेक्ट लिख दिया हूं, यानी बी को सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी। और इसी प्रकार से सी को सॉल्व न करने पर सी डैश हो जाएगा 1 माइनस 3/8, यानी 5/8। कैसे निकाले, क्लियर हो गया? क्योंकि हम लोग को जब हाँ पता रहता है तो ना निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है। तो यह देखो, हम लोग दोनों निकाल लिए, यानी ए को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, ए को न सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, बी को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, बी को सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी, सी को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, सी को सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी। यह तीनों हम लोग को निकल गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द 3 ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, यानी वह तीनों जो है ए बी और सी एक साथ किसी प्रॉब्लम को बनाना चालू करता है। क्लियर है? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एग्जैक्टली एक उसको सॉल्व करे, एक ठोस को सॉल्व करे। इसका मतलब है कि ये हिसाब भी 3 केस में बनेगा, क्योंकि पहला केस में ए सॉल्व कर देगा, मान लो, तो ए सॉल्व करेगा तो बी और सी नहीं कर पाएगा। या क्या करेगा दूसरा केस में,
बी ए सॉल्व कर देगा तो ए और सी नहीं कर पाएगा, और तीसरा केस में अगर सी ए कर देगा सॉल्व तो ए और बी नहीं कर पाएगा। कहा कि एग्जैक्टली एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो एग्जैक्टली बच्चा कौन होगा? या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। इसलिए 3 केस में हिसाब जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, पहला केस क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, या पहले केस को इंडिकेट कर रहा है। मतलब हुआ कि ए सॉल्व किया एंड बी फेल किया, सॉल्व नहीं किया, एंड सी फेल किया, यानी सी सॉल्व नहीं किया। इस स्थिति में ए कर रहा है और बी और सी फेल हो रहा है। एग्जैक्टली 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन कोई जरूरी है कि ए करेगा? बी तो कर सकता है। तो अब सेकेंड केस हो जाएगा प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। इंटरसेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि एंड तीनों काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ए फेल हुआ एंड बी पास हुआ एंड सी फेल हो गया, तब ना बी एग्जैक्टली 1 बचा कर पाएगा सॉल्व। इसमें ए और सी को फेल करवा दिए और बी को हमने पास करवा दिया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। इसमें क्या हुआ कि ए और बी फेल किया और सी जो है सो पास कर गया। यही 3 केस था। ये पहला केस था, इसमें ए पास किया एंड बी एंड सी फेल किया, इसलिए इंटरसेक्शन का यूज किया है। और ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि किसी एक दूसरे से डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है। ए का बी का सी का हल करने का स्वतंत्र प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से इसमें बी किया और ए और सी नहीं किया, इसमें सी किया और ए और बी नहीं किया। तुम जानते हो, ऊपर लिख चुके हैं शुरू में, इंटरसेक्शन जो है सो गुना में बदलता है, मल्टीप्लीकेशन में, इंडिपेंडेंट इवेंट में, स्वतंत्र घटना में। आज जो भी बात कर रहा हूं स्वतंत्र घटना पर कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश प्लस क्या हो जाएगा? पी ए डैश इंटू पी बी इंटू पी सी डैश प्लस ये क्या हो जाएगा? पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी। इस प्रकार से पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश सब मान ऊपर हम निकाल के रख दिए हुए हैं। इस सब में पुट कर लेना, पुट करके बट्टा पर का जोड़ करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, वही हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सातवां पढ़ा है 3 बैग, 3 ठो बैग है, कंटेन रखे हुआ है। बैग नंबर फर्स्ट जो है वो रखे हुआ है 7 व्हाइट और 8 रेड बॉल, 8 रेड बॉल। दूसरा बैग जो है वो 9 व्हाइट और 6 रेड। और तीसरा बैग जो है वो 5 व्हाइट और 7 रेड। कह रहा है 3 बैग कंटेन 7 व्हाइट एंड 8 रेड, 9 व्हाइट एंड 6 रेड, 5 व्हाइट एंड 7 रेड balls respectively. 1 ball is drawn at random from each bag. प्रत्येक बैग से एगो गेंद निकालना है, पहला से भी, दूसरा से भी, तीसरा से भी। क्लियर है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर सेम कलर। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि यह तीनों गेंद जो निकलेगा वह सेम कलर का निकलेगा, एक ही रंग का निकलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी तुमसे मांग रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सा है कि यह हिसाब हमारा 2 केस में बनेगा। कितने केस में बनेंगे? 2 केस में बनेंगे हमारे। एक बार पहला से व्हाइट निकालना, दूसरा से भी व्हाइट निकालना और तीसरा से भी व्हाइट निकालना, तो तीनों से व्हाइट निकल जाएगा। और एक केस हो जाएगा पहला से रेड निकालना, दूसरा से भी रेड निकालना और तीसरा से रेड, तो तीनों से लाल निकल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों बैग से सेम कलर का गेंद निकले, तो कलर दिए हुए हैं व्हाइट और रेड, तो तीनों से एक बार व्हाइट निकलेगा तो सेम कलर हो जाएगा, और तीनों से एक बार रेड निकलेगा तो सेम कलर हो जाएगा। इसलिए ये हिसाब भी 2 केस में बनेगा। क्लियर है? वो लिख रहा हूं केस फर्स्ट, व्हेन ए व्हाइट बॉल drawn from each bag
each bag. When a white ball drawn from each bag, यानी प्रत्येक बैग से एक व्हाइट गेंद निकलेगा जब, तो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, यानी इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी इन दिस केस इज इक्वल टू, अब तुम बताओ प्रत्येक व्हेन ए व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक से व्हाइट निकलेगा तो पहला से व्हाइट निकालना, तो कितना व्हाइट है 7, तो 7C1। अब भाई घटना हो गया, अब भाई 8 into 7 तो 15C1, ये हमारा इवेंट सैंपल स्पेस हो गया 7C1 अब बट्टे 8 7 15C1, क्योंकि अब पहला से व्हाइट निकालना एंड यानी गुना, एंड तीनों से काम कर रहा है इसलिए मल्टीप्लीकेशन। अब आओ दूसरा से भी व्हाइट निकालना, तो 9C1, अब भाई 9 और 6 15 बाई 15C1, क्लियर है। दूसरा से व्हाइट निकाल, नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इनटू एंड है इसलिए इनटू। तीसरा से भी व्हाइट निकालना तो 5C1, अब 5 और 7 तो 12C1, क्लियर हो गया। पहला से भी व्हाइट निकालना, दूसरा से भी व्हाइट निकालना और तीसरा से भी व्हाइट निकालना। इस प्रकार से इसका हो जाएगा 7/15 इंटू 9/15 इंटू 5/12, इसका कैलकुलेशन कर लेना जो आगे, क्लियर है। ये हो गया पहला केस का हमारा, क्लियर है। केस 2, सेकेंड केस में व्हेन ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यानी प्रत्येक बैग से रेड गेंद निकालना, एक रेड बॉल निकालना, तब ना इस तीनों से समान कलर निकलेगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इन दिस केस इज इक्वल टू हो जाएगा रेड कितना है 8, तो 8C1 अब बाई 8 7 15C1 इंटू इसमें कितना है रेड 6 है तो 6C1 अब बाई 15C1 सैंपल स्पेस इंटू इसमें रेड 7 है तो 7C1 अब बाई 7 5 12C1, इस प्रकार से हो जाएगा 8/15 इंटू 6/15 इंटू 7/12, इसका कैलकुलेशन कर लेना जो आगे, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हेंस, अतः रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेम कलर का आवे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सेम कलर का आवे, तो पहला केस में जो आया रहेगा वह अब प्लस दूसरा केस में जो आया रहेगा वह वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। पहला में जो आया रहेगा मान लो ए आया ए, यहाँ बी आया तो ए प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों केस के आंसर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, क्या समझ में आ गया। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि सेम कलर कह रहा था, तो एक बार तो व्हाइट लेकर काम किए तीनों बैग से और एक बार ब्लैक लेकर काम किया, क्लियर है। अब आओ एक और हिसाब हम लोग देखते हैं। इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ जो है सो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो फाइंड पी एफ, तो पी एफ निकालना है। दिया हुआ है पीई इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है पीई इज इक्वल टू 0.35, क्लियर है, और पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6, और तुमसे पूछ रहा है कि पीएफ इज इक्वल टू व्हाट, पीएफ इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है कि पीएफ क्या है, और कह रहा है कि ई और एफ जो है सो इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है। ई और एफ कैसे घटना है स्वतंत्र, और ये दिया हुआ था हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम 11th में पढ़े थे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद करो क्या था, पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, पीई यूनियन एफ इज इक्वल टू पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ।
क्योंकि यूनियन क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यूनियन का डाटा दिया हुआ है इसलिए यूनियन लेते हैं। क्लियर है। और यहां से एक बार लिख रहा हूं, पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी प्लस पी एफ माइनस, चूंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटना है, तो इंटरसेक्शन गुना में बदल जाएगा। शुरू से ही बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा पीई इंटू पी एफ हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कह रहा है, आप सब डाटा डाल दो। पीई यूनियन एफ है 0.6, पी दिया हुआ है 0.35 प्लस पी एफ निकालना ही है हम लोग को, और पी है 0.35 और पी एफ हम लोग को निकालना ही है। इस प्रकार से 0.6 प्लस 0.35 अब पी एफ हम कॉमन ले लेंगे इस दोनों में, तो 1 माइनस 0.35 हो जाएगा। तो यहां से क्या हम लोग को पी एफ नहीं निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पी एफ इतना बाई इतना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, एफ का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। तो देखो भाई, हमने रंग बिरंग का हिसाब से बनाकर प्रॉब्लम से बनाकर तुमको दिखाया। ये सब प्रॉब्लम सब है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर। तो आज की कहानी था हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना पर। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स पर। डिपेंडेंट इवेंट्स पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे कल। क्लियर है। यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। कल डिपेंडेंट पर बनाएंगे, जब डिपेंडेंट पर बन जाएगा तो और तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कल की कहानी होगी डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। आज हुआ है इंडिपेंडेंट, कल डिपेंडेंट इवेंट। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो लोग आराम से धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देख करके कैलकुलेशन जो हम लोग छोड़े हैं उसको पूरा कर लेना। क्लियर है। चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।